हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो सबसे पहला देखते हैं बेसिक इंट्रोडक्शन। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बेसिक इंट्रोडक्शन एंड बेसिक स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, यानी कि बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन जो होगा तो कोहेशन जो मॉलिक्यूल्स हैं बॉडी के, एग्जांपल के लिए जो ये बॉडी बना ली हमने, बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ये मॉलिक्यूल्स है, बॉडी के मॉलिक्यूल्स हैं। जब भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया, मान लो हमने टेंसाइल फोर्स लगाया यहाँ पे, तो ये फोर्स लगाया तो फोर्स की वजह से इसमें क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है बॉडी के उनके बीच में कोहेजन है, जो कि कोहेजन मतलब कि आपस में ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन को रोक रहे हैं। यानी कि कोहेजन की वजह से क्या होगा, डिफॉर्मेशन रजिस्ट होगा। जो रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस जो कि मॉलिक्यूल्स ने ऑफर किया है मटेरियल पे, तो वो क्या है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। तो जितना उसकी कैपेसिटी है उतना ही अपोज करेगा, उतना ही उसको डिफॉर्मेशन को रोकेगा। तो जो भी जो रेजिस्टेंस जो कि मटेरियल का है, जो कि डिफॉर्मेशन को रोक रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि मटेरियल की स्ट्रेंथ। और इलास्टिक लिमिट तक हम बात करें, विद इन इलास्टिक लिमिट्स यानी कि इलास्टिक स्टेज तक जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है मटेरियल ने, वो प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिफॉर्मेशन के प्रोपोर्शनल होता है, जो कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मटेरियल के अंदर लगी है। यानी कि विद इन इलास्टिक लिमिट या इलास्टिक स्टेज तक जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है मटेरियल ने, वो क्या रहेगा, प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है। और इलास्टिक स्टेज के बाद में क्या होगा, जो रेजिस्टेंस ऑफर किया है मटेरियल ने वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, डिफॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है इलास्टिक लिमिट्स के बाद में, और डिफॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जैसे जैसे डिफॉर्मेशन बढ़ता गया तो क्या हो जाएगा, कंटिन्यूसली फेल हो जाएगा बॉडी में, या मटेरियल जो भी है उसमें फेल हो जाएगा, फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इलास्टिक स्टेज तक जो रजिस्टिंग फोर्स रहेगा वो इक्वल रहेगा जितना लोड अप्लाई किया है। और रजिस्टिंग फोर्स इलास्टिक लिमिट्स के बाद क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डिफॉर्मेशन इंक्रीज होना हो जाएगा। तो रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या बोलता है, यानी कि जो रजिस्टिंग फोर्स डेवलप किया है मॉलिक्यूल्स ने बॉडी के, डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, स्ट्रेस बोलते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस, स्ट्रेस या इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस। तो स्ट्रेस बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया जो ऑफर किया है बॉडी ने अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे लगेगा उसको बोलते हैं, या तो लोड बोल देंगे या फोर्स बोल देंगे। जो लोड अप्लाई हो रहा है बॉडी के ऊपर, जबकि साथ में क्या होगा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा बॉडी के अंदर। जब जैसे जैसे लोड लगेगा ऐसे ऐसे क्या होगा, स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा बॉडी के मटेरियल में। तो जो लोडेड मेंबर है जिसके ऊपर लोड लग रहा है वो इक्विलिब्रियम में रहेगा जब भी रजिस्टिंग फोर्स जो लगेगा डिफॉर्मेशन में, या फिर जो वो कितने किसके इक्वल होगा, जितना फोर्स उसमें लगाया गया है। यानी कि रेजिस्टेंस ऑफर किया है मेंबर ने अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन एंड जो लोड जो अप्लाई किया है, दोनों इक्विलिब्रियम में है तो क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि रजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होती है, और जो फोर्स जो लगाया है हमने लोड डिवाइडेड बाय एरिया, तो जो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस के लिए देखते हैं तो क्या जो आ जाएगी, स्ट्रेस जो होगी सिग्मा से डिनोट किया, यानी कि स्ट्रेस
स्ट्रेस या इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेस, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया सिग्मा से, और जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया था पी से डिनोट किया, एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से डिनोट किया, कैपिटल ए से। तो जो मैथमेटिकली राइट डाउन करेंगे तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, लोड डिवाइडेड बाय एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। फिर जो आता है यूनिट्स ऑफ द स्ट्रेस, यूनिट स्ट्रेस की डिपेंड करेगी कि कितना लोड लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और यूनिट एरिया के ऊपर डिपेंड करेगी। एम के एस यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाए तो क्या होती है, जो किलोग्राम फोर्स, यानी कि किलोग्राम फोर्स लग रहा है, यानी कि डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, तो यानी कि किलोग्राम फोर्स पर यूनिट एरिया, या सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या मिलीमीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ऐसा ही सिस्टम की बात करें तो हम न्यूटन में रिप्रेजेंट करते हैं फोर्स को, और जो हमारा एरिया को मीटर स्क्वायर में या मिलीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस तरीके से हम यूनिट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। देखिए, जो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन। ठीक है, अगर हमें सेंटीमीटर में करना है तो डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर, यानी कि डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ये हमारा 10⁴ सेंटीमीटर, यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से हम मिलीमीटर में करना है तो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ न्यूटन पर mm स्क्वायर। या हम इस तरीके से, जो मिलीमीटर है वो क्या होता है, 1 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के इक्वल होता है। पास्कल को PA भी लिख सकते हैं। तो कुछ लार्ज क्वांटिटी है जैसे किलो, मेगा, गीगा, टेरा, हम इस तरीके से किलो 10⁻³ के से रिप्रेजेंट करते हैं, मेगा 10⁻⁶ रिप्रेजेंट की जाती है M से, गीगा 10⁻⁹ रिप्रेजेंट की जाती है G से, और टेरा 10⁻12 रिप्रेजेंट करती है T से। तो इस तरीके से जो स्मॉल क्वांटिटीज हैं उसको भी हम मिली, माइक्रो, नैनो, पिको में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मिली 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6, नैनो 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻12। और याद रखने वाली बात क्या है, ये यानी कि जो न्यूटन जो फोर्स एक्ट करेगा पर यूनिट मास, यानी कि उन्हें 1 किलोग्राम मास पे जो प्रोड्यूस करेगा 1 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, वो क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। यानी कि जो किलोग्राम फोर्स, 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 1 जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये न्यूटन को एक्सप्रेस कर सकते हैं हम kg इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन। और जो ऐसे ही सिस्टम में बात करी जाए तो यूनिट क्या होती है स्ट्रेस की, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर, या स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और पास्कल क्या होता है, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, ये थी यूनिट स्ट्रेस की। देन आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, जब भी किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगाया है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन से मतलब कि उसके डायमेंशन में चेंजेस आएगा, कुछ ना कुछ डायमेंशन में चेंज आएगा। तो रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन को बोलते हैं स्ट्रेन, यानी कि चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन होता है स्ट्रेन। स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन टेंसाइल हो सकती है, कंप्रेसिव हो सकती है, वॉल्यूमेट्रिक हो सकती है, या शियर स्ट्रेन हो सकती है। यानी कि कुछ चेंज होगा लेंथ में ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, तो रेशियो ऑफ द ओरिजिनल लेंथ टू द फाइनल लेंथ होता है टेंसाइल स्ट्रेन। ठीक है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट कमिंग क्लासेस में, स्ट्रेसेस को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे।
तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके का फोर्स लगाएंगे, जिस तरीके की स्ट्रेस डेवलप होगी, उसी तरीके की बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप होगी। और स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन। बेसिकली क्या होता है? चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल होता है। फाइनल माइनस इनिशियल, जो चेंज इन डायमेंशन जो आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल या ओरिजिनल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? स्ट्रेन हो जाएगी। ठीक है, तो ये था डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।